गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा में साइकोलॉजी सब्जेक्ट में बोधात्मक प्रक्रिया चैप्टर नंबर 5। बोध शब्द से पता चलता है कि बोध अर्थात यानी बोधात्मक यानी अपने जो समझते हैं नॉर्मल ऐसा कहते हैं कि अपने दिमाग में अपने जो समझदारी से कार्य करते हैं उसे बोध कहते हैं। जो वस्तु होती है अपने आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रथम प्रकरण में ही अपने ने देखा था कि व्यवहार के दो आधार है। कौन से? तो प्रकट व्यवहार दो प्रकार है। अप्रकट व्यवहार, प्रकट कैसा? तो जो दिखता है वो दौड़ना, हंसना, रोना, खाना पीना, वो सब आदि प्रकट व्यवहार है। अप्रकट व्यवहार ऐसा व्यवहार कि जो कोई देख न सके यानी उसका निरीक्षण भी न हो सके सीधा। तो जैसे कि चिंतन करना, कल्पना करना, विचार करना, स्मृति यानी कि याद रखना आदि अप्रकट व्यवहार है। अप्रकट व्यवहार को सामान्य भाषा में अनुभूति भी या भावना भी कहते हैं। व्यवहार के जो अप्रकट पहलू है उनको अप्रकट पहलू है वो जो मानसिक बोधात्मक प्रक्रियाएं कहा जाता है, जिसके प्रत्यक्षीकरण में ध्यान, स्मृति, विचार, तर्क क्रिया, समस्या समाधान, संकल्पना निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, भाषा आदि का समावेश होता है। इन बोधात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देने वाले अभिगम को क्या कहते हैं? बोधात्मक अभिगम कहते हैं। ज़्यादातर आधुनिक मनोविज्ञान के उद्भव और विकास, जो पहले चैप्टर में अपने ने पढ़ा था कि आधुनिक मनोविज्ञान का विकास और उद्भव, वहाँ अपने नज़र डाले तो पता चलता है कि रचनावाद और कार्यवाद में संवेदन और प्रतिमा जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर दिया गया था। लेकिन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने उसका सीधा विरोध करते हुए कहा कि मन या मानसिक प्रक्रिया ही नहीं, मनोविज्ञान जो है वो मन और मानसिक प्रक्रिया ही नहीं परंतु व्यवहार और सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन करना चाहिए। तो जेबी वर्सन के मत अनुसार व्यवहार अर्थात जिसका निरीक्षण किया जा सके ऐसा प्रकट व्यवहार, सिर्फ निरीक्षण किया जा सके ऐसे व्यवहार का ही मनोविज्ञान को अध्ययन करना चाहिए, ऐसा जेबी वर्सन ने कहा है। तो व्यवहारवादियों की ये जिद के कारण ही उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1950 के समयकाल में मनोविज्ञान का ये बोधात्मक मनोविज्ञान का विकास को वेग मिले। हमें यहाँ ये प्रकरण में बोधन प्रक्रिया, बोधात्मक प्रक्रिया, अभिगम, विचार, प्रत्ययन, संकल्पना, समस्या समाधान, निर्णय प्रक्रिया आदि को समझना है। बोधन प्रक्रिया यहाँ इसमें बोधन किसे कहते हैं? सामान्य रूप से बोधन यानी जानने की क्रिया। मनुष्य के रूप में हम एक सक्रिय प्राणी हैं और हमारे आसपास होने वाले घटनाओं को जानने और समझने का प्रयत्न करता है। मनुष्य अपने आसपास जो भी घटित घटना घटती है उसको मनुष्य पहले सोच देखता है, फिर समझता है और आगे निर्णय लेता है। जानकारियों को सभी को मगज दिमाग में स्थिर भी करता है, ग्रहण भी करता है और ये मस्तिष्क में संग्रह करता है। और जब उसको ये ज़रूरत पड़ती है यानी कि आवश्यकता पड़ती है तब वो पुनः प्राप्त यानी समस्या जब खड़ी होती है व्यक्ति के सामने तब जो उसने पहले ग्रहण किया हुआ है, जो व्यक्ति के मस्तिष्क में संग्रह है, वो समस्या सुलझाने के लिए, योजना बनाने के लिए वो भविष्य में उपयोगी होती है। एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड बोधन की परिभाषा देते हुए कहते हैं, आपको ये लिखनी है कि बोधन की परिभाषा की कौन सी है। तो बोधन जानकारी प्रक्रियाकरण, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के साथ संलग्न मुद्दा है, जिसकी सहायता से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, समस्या हल करता है और भविष्य की योजना बनाता है। ये आपको व्याख्या लिखनी है। इस प्रकार का कहा जा सकता है कि जानकारी का अर्थ करने, उसका विश्लेषण करने और याद रखने और उसका उपयोग करने हमारा तरीका अर्थात बोधन। इन बोधन प्रक्रिया को हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। माना कि चुनाव में दौर में टीवी पर किसी एक राजनीतिक पार्टी के नेता भाषण आप देख रहे हो। उस नेता और उसके पक्ष के बारे में आपको पहले से जानकारी है, सामाजिक चर्चाएं सुनी है, वर्तमान पत्र, न्यूज़पेपर में, टीवी में, अन्य पक्ष और अनेक कार्यकर्ताओं और नेताओं कार्य के आप कुछ हद तक परिचित भी हो और उस पक्ष की अनेक नीतियों से भी आपको उनसे सहमत हो। लेकिन उस पक्ष के कुछ शीर्ष नेताओं को कुछ कार्य आपको पसंद नहीं है। भाषण में नेता राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र विकास के हित में अपनी पार्टी को मत देने के लिए अपील कर रहा है। अब प्रश्न यह होता है कि आप इस पक्ष के को मत देना पसंद करेंगे
इस निर्णय के लिए आवश्यक है आप पहले से ही प्राप्त जानकारी और भाषण के दौरान प्राप्त जानकारी का प्रक्रियाकरण करेंगे, एकीकृत करेंगे और इसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। तो ये एक प्रकार की अपने ने पहले से प्राप्त जानकारी और जो नई जानकारी है दोनों का क्या करते हैं, उसमें एकीकरण करते हैं, फिर बाद में अपने निर्णय लेते हैं। तो प्रश्न यह होता है कि जानकारी प्रक्रियाकरण अर्थात क्या है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें बाह्य जगत की जो जानकारी प्राप्त होती है उसे हम निष्क्रिय रूप से ही स्वीकार करते हैं, किंतु उसे पहले से अपनी स्मृति तंत्र में पड़ी हुई जानकारी के साथ तुलना करते हैं। यानी कि आसपास में जितनी अपने धीरे धीरे अपने बड़े होते हैं तो अपने दिमाग में अमुक बातें तो पहले से ही अपने छोटे हो से तब से वो सीखते आए होते हैं और समझते जाते हैं। बाद में फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं जैसे वैसे वैसे अपनी जानकारियाँ मिलती रहती हैं और वो भी अपने पहले की जानकारी और अभी की जानकारी के साथ पहले तो सबसे पहले तुलना करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं और रूपांतर या बदलाव करते हैं और फिर किसी निर्णय पर अपने पहुंचते हैं। तो इस प्रकार अपना जो माइंड है, मस्तिष्क है, कंप्यूटर की तरह एक निश्चित क्रम में वो जानकारी की प्रोसेसिंग करता है। तो बोधात्मक प्रक्रिया अर्थात क्या है? बोधात्मक प्रक्रिया जिसे मानसिक प्रक्रिया भी कहते हैं, चेतन अचेतन मानसिक अवस्थाएं हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, किंतु व्यक्ति के निरीक्षण किए जा सके ऐसे व्यवहार के आधार पर उसके संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है। बोधात्मक प्रक्रियाओं की परिभाषा देते हुए कसिन और सेंट्रोक लिखते हैं कि विचार, भावनाएं और प्रेरक उन्हें हम में से प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से महसूस करता है, किंतु उसे प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है, उसे बोधात्मक प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि हम सभी महसूस तो करते ही है, समझते हैं सब कुछ, पर वो अपने देख नहीं सकते हैं, यानी प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है। तो ये हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। बोधात्मक मानसिक प्रक्रियाओं के बीच के अंतर को समझना, व्यवहार और समझेंगे। माना कि एक युवक क्रिकेट खेल रहा है, बालक रो रहा है, कॉलेज विद्यार्थी बाइक ऊपर जा रहा है या बाइक चला रहा है या कोई खाना खा रहा है, तो ये कोई झगड़ रहा है। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं जो है वो अपने प्रत्यक्ष देख सकते हैं, पर इसीलिए उसे व्यक्ति का व्यवहार प्रगट व्यवहार कह सकते हैं। अब माना कि युवक जो है वो क्रिकेट खेलने जाने का सोच रहा है और माता के दूर जाने से या घर के कोई बुजुर्ग या सदस्य नहीं होने की वजह से बालक जो दुख हो रहा है उसको फीलिंग कर रहा है, तो उस तरीके से कोई युवक जो है आनंद अनुभव कर रहा है या कोई झगड़ मन में किसी के प्रति गुस्सा मन में सोच रहा है कि कोई बोल जाता है किसी को, किसी से कोई डांट देता है तो मन में गुस्सा प्रकट करता है, तो वो दिखता नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। तो ये बोधन अपने दिमाग में चलता है, अप्रगट व्यवहार है वो। तो जानकारी प्रक्रियाकरण का अभिगम क्या है? तो एक महत्वपूर्ण अभिगम है ये। इस अभिगम को उद्भव का आधार कंप्यूटर मशीन है। इस मशीन के अनुसार मनुष्य कंप्यूटर की तरह वातावरण में से यानी कि जानकारी प्रक्रियाकरण अपना दिमाग जो करता है उससे यहाँ अपने को समझना है कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, उस तरीके से मनुष्य मस्तिष्क कार्य करता है, ऐसा समझाने की कोशिश की गई है। तो कंप्यूटर की तरह ही वातावरण में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। वो कैसे? अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। ज्ञानेंद्रियों कौन सी? आँख, कान, नाक आदि। तो वो अपनी ज्ञान आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो ये नाक से स्मेल अपने लेते हैं। तो इस तरह से अपने ये अलग अलग अपनी इंद्रियों से अपने जानकारी एकत्रित करते हैं और जानकारी का एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में गुजर कर निश्चित क्रम में अपने प्रोसेसिंग करते हैं और अंत में किसी निर्णय पर पहुंचकर कुछ विशेष प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये जानकारी प्रक्रियाकरण के इस अभिगम को कंप्यूटर रूपक कहते हैं। इस अभिगम का अधिकतर एक अमूर्त विश्लेषण के रूप में वर्णन किया जा सकता है। अमूर्त मीन्स कि जो न देख नहीं सकते हैं, वो जिसको हम देख नहीं सकते उसे अमूर्त कहते हैं, क्योंकि वह अभिगम मस्तिष्क की चेताकीय घटनाओं की स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। बोधात्मक प्रक्रिया और एक अर्थ में भले ही अमूर्त प्रक्रिया हो,
वह चेताकीय या घटनाओं पर आधारित होने के बावजूद भी वो चेताकीय मुद्दा का या घटना नहीं है। इस दृष्टिकोण के अनुसार बोधात्मक मनोवैज्ञानिकों की तुलना एक कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ की जाती है। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम का कार्य एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसके आधार पर कंप्यूटर कुछ विशेष प्रकार की जो गिनती या गणना कर सके। प्रोग्राम बनाते समय वह कंप्यूटर से हिस्सों या हार्डवेयर के संबंध में नहीं सोचता है, क्योंकि हार्डवेयर का अस्तित्व तो पहले से ही है। प्रोग्रामर को तो खाली सिर्फ बाद की चिंता करनी है, प्रोग्राम में किस प्रकार का डेटा या स्ट्रक्चर व्यवस्थित किया जाए। इस प्रकार कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर से स्वतंत्र मुद्दा है। जानकारी प्रक्रिया के अभिगम को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी स्थिति भी बहुत कुछ इस प्रोग्राम जैसी होती है। इन बोधात्मक मनोवैज्ञानिकों का किसी मानसिक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार चेता के उस आधार का मतलब नहीं है। यानी जो व्यवहारवादी कहते हैं कि वो मानसिक प्रक्रिया का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि ये विचार, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, समस्या समाधान जैसी मानसिक प्रक्रियाओं में मस्तिष्क की रचना, मस्तिष्क के विभाग या चेता आवेग के संबंध में बहुत सोचते नहीं है। इन्हें तो बस उससे इसमें दिलचस्पी होती है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त होने से बोधात्मक प्रक्रियाओं का संचालन किस प्रकार होता है। तो बोधात्मक प्रक्रिया का प्रतिमान। तो कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग कारण बोधात्मक प्रक्रियाओं की अध्ययन मॉडल विकसित हुआ। ये मनोवैज्ञानिक जो है कंप्यूटर विज्ञान से बहुत कुछ नया सीखा है, क्योंकि मनुष्य का मन, कंप्यूटर, ये दोनों जानकारी करने वाले तंत्र है। मनुष्य का मन भी अपने दिमाग में संग्रह करता है और कंप्यूटर भी डेटा संग्रह करता है। तो इससे मानसिक या बोधात्मक प्रक्रियाओं को कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के साथ तुलना करने के लिए इसकी अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। यानी तुलना करें तो कंप्यूटर के साथ आधुनिक कंप्यूटर की रचना जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1940 के दशक के अंत में की गई थी। इसके बाद मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में विशेष रूप से बोधात्मक मनोविज्ञान का द्वारा 1950 के दशक में इस विषय में जोर दिया गया था और समझाया जा सका है। बोधात्मक जानकारी प्रक्रियाकरण का मॉडल कंप्यूटर सादृश्य यानी समानता के आधारित है। बोधात्मक जानकारी जो प्रक्रिया है वो और कंप्यूटर दोनों को एक समानता है ऐसा मानते हैं। मॉडल के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क एक कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है। इसमें मनुष्य के मस्तिष्क की कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ तुलना की जाती है। मानव मन कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम के बीच की तुलना करने में हर्बर्ट सिमोन इसके प्रणेता है। इस मॉडल के अनुसार जिस प्रकार कंप्यूटर में जानकारी डाली जाती है, उसी प्रकार संवैधानिक तंत्र मस्तिष्क तक जानकारी संदेश पहुंचाने में इनपुट चैनल के रूप में कार्य करता है। क्या है संवैधानिक तंत्र? अपना जो संवेदन अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं आँख, नाक, कान इंद्रियों द्वारा, वो मस्तिष्क तक जानकारी पहुंचाने के इनपुट चैनल का रूप में कार्य करते हैं। यानी कि आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, शरीर, आंतरिक अंग, अवयव विविध प्रकार के संवेदनों को ग्रहण करके इसके मस्तिष्क के संबंधित केंद्र तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार कंप्यूटर में स्थित सॉफ्टवेयर एंटर किए गए डेटा पर प्रोसेसिंग करता है, उसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनपुट हुई जानकारी मस्तिष्क, मन या मानसिक प्रक्रियाओं की प्रोसेसिंग होती है। जानकारी प्रक्रियाकरण होने से हमारी स्मृति में इस प्रकार सुरक्षित रहती है, जिस प्रकार कंप्यूटर प्रोसेसिंग किए हुए डेटा संग्रह करता है। इसी प्रकार कंप्यूटर में से संग्रहित की जानकारी आवश्यकता पड़ने पर बाहर लाया जा सकता है और उसी प्रकार हम भी आवश्यकता पड़ने पर जानकारी को अपने स्मृति तंत्र में से पुनः प्राप्त करते हैं। यह मनुष्य का बोलना या लिखना या कंप्यूटर के स्पीकर या प्रिंटर जैसा ही है, तो हमें कंप्यूटर की भाषा में आउटपुट कहते हैं। यहाँ हालांकि जानकारी प्रक्रियाकरण के इस मॉडल की कुछ मर्यादा भी बताई गई है। निर्जीव कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क के कार्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कंप्यूटर जो जानकारी प्राप्त करता है अधिकतर मनुष्य द्वारा एंटर की गई हो वो ही जानकारी और वो पद्धति अनुसार करता है, जबकि मस्तिष्क के चेताकोशों को जो जानकारी प्राप्त होती है वह कभी कभी अस्पष्ट भी होती है और आँख, नाक जैसी इंद्रियों में से होती हुई आने के कारण व्यक्तिलक्षी भी होती है। इसके उपरांत मानव मस्तिष्क नए नियम, संबंध, संकल्पनाएं, प्रणाली आदि सीखने की अतुल्य क्षमता वाला होने से
वह तमाम मुद्दों का नवीन परिस्थितियों में उपयोग सामान्यीकरण कर सकता है, जबकि इसकी तुलना में कंप्यूटर नया सीखने और उसका उपयोग करने के मुद्दों में बहुत मर्यादित है। जब कुछ नया करना हो कंप्यूटर को तो वो नया वर्जन उसमें रखना पड़ता है, तब जाके वो स्वीकार करता है। अपने मस्तिष्क में ऐसा होता नहीं है। कोई नई बात आती है तो मस्तिष्क अपने आप सीख लेता है, ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी पुरानी जो मस्तिष्क में हुई अपनी रही हुई जानकारियों के साथ प्रोसेसिंग करता है और उसका सामान्यीकरण करता है और अंत में निर्णय तक पहुंचता है। तो बच्चों, ये हुआ जानकारी प्रक्रियाकरण प्रतिमान। अपने ने जानकारी प्रक्रिया का अभिगम समझा और बाद आगे बोध में आगे पढ़ेंगे बोधात्मक प्रक्रियाओं में विचार या चिंतन वो अगले वीडियो में।